प्रधान मुख्य वन संरक्षक कैंपा श्री शैलेश टेंभुर्णीकर जी, सामाजिक वनीकरण श्रीमती सुनीता सिंह, वन्यजीव श्री महिब गुप्ता जी, संचालक वन अकादमी एम श्रीनिवास रेड्डी जी, या कार्यक्रमाला प्रामुख्याने आपल्या सर्वांना मार्गदर्शन करण्यासाठी व आपल्याशी संवाद करण्यासाठी उपस्थित IUCNच्या प्रमुख अर्चनाताई चटर्जी, चंद्रपूरचे मुख्य वनसंरक्षक प्रकाश लोणकरजी, महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून मनापासून वनाची सेवा करणारे माझे सर्व अधिकारी कर्मचारी व उपस्थित पत्रकार बंधू, मान्यवर बंधू आणि भगिनींनो, सर्वप्रथम चंद्रपूर वन अकादमी येथे आयोजित या 3 दिवसीय वर्कशॉपचं अधिकृत उद्घाटन झालं असं मी आपल्या सर्वांच्या साक्षीने घोषित करतो। यासोबतच या वन अकादमीमध्ये वन अकादमीच्या ॲपचंही अधिकृत उद्घाटन झालं असंही मी जाहीर करतो। जेव्हा मी आपल्या कार्यक्रमात उपस्थित होण्यासाठी येत होतो तेव्हा एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केला, तो म्हणजे झाडावर एक QR कोड लावून त्या झाडाची माहिती आपल्या मोबाईलच्या माध्यमातून घेता येईल असा उपक्रम आजपासून सुरू केला। त्यालाही मी सदिच्छा देतो, शुभकामना देतो आणि हा ज्ञानाचा उपक्रम गंगोत्रीसारखा भविष्यामध्ये विशाल गंगेच्या स्वरूपात पुढे जावा अशी ही अपेक्षा व्यक्त करतो। ही अपेक्षा व्यक्त करत असताना आपण प्रेमाने माझं स्वागत केलं, सत्कार केला, या ठिकाणी सन्मानपत्र दिलं, एक नवीन ऊर्जा उत्साह निर्माण करण्यासाठी माझ्याबद्दल आपण योग्य असे शब्द भाषणामध्ये वापरलेत, यासाठी सुद्धा मी वन विभागाच्या सर्व अधिकारी कर्मचारी व वन विभागाच्या सर्व प्रमुखांना मनापासून धन्यवाद देतो। मला सांगण्यात आलं की काही भाषण मराठीत द्यावं, काही अधिकारी दिल्लीतून आले आहे म्हणून हिंदीत द्यावं। मैं सर्वप्रथम अर्चना जी आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने सम्मान पत्र दे के हमारा उत्साह बढ़ाया। यहाँ सब लोग हम एकत्रित इसीलिए हुए हैं कि जो काम जिसको हमने बॉर्न चैलेंज ऐसा कहा है, जो 2 सितंबर 2011 को जर्मनी में जिसका निर्णय हुआ और विश्व के कई वन प्रेमी प्रमुखों ने इस संदर्भ में संकल्प किया, उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग यहाँ चिंतन, मंथन, चर्चा, संवाद और भविष्य में हम एक अच्छा नियोजन कर सके इसलिए एकत्रित हुए हैं। कोई भी पेड़ लगाओ, कोई अवनत भूमि को विकसित करने का संकल्प करो, डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड को फिर से उसे सुपीक बनाने के दृष्टिकोण से वन लगाते हुए इस वसुंधरा की सेवा में अगर हम अपना योगदान देते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक ईश्वरीय कार्य है। और ये कार्य तभी पूरा होगा जब 3 दिवसीय इस वर्कशॉप में सभी लोग इस ईश्वरीय कार्य के लिए मैडम अर्चना का सुनकर इसको अर्चना समझकर काम करेंगे तो ही ये कार्य पूरा होगा। मैं कभी कभी मन में ये सोचता हूँ कि भगवान ने अगर कोई मानव के नाम से पत्र लिखने का निर्णय किया तो भगवान की शुरुआत ही ऐसी होगी कि कई योनियों को मैंने निर्माण किया, जन्म दिया, पर मनुष्य योनि को जन्म देने के बाद मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है और इस गलती को कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है। सृष्टि तो चलती आई है, हम नहीं थे तब भी ये दुनिया थी। 456 करोड़ वर्ष के पृथ्वी के इतिहास में इतने तेजी से अगर कोई बदलाव है
तो ये 100 वर्ष में है। 1820 में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। लोगों को ऐसा लगने लगा कि औद्योगिक क्रांति के बाद, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद दुनिया में आनंद होगा, खुशी होगी। 1820 के बाद 20वीं सदी समाप्त होते होते ये सबके ध्यान में आया कि धन से समाधान नहीं मिल सकता। समाधान तो पर्यावरण से ही मिल सकता है। जो व्यक्ति मुंबई में चिंता में रहता है, जो परिवार मुंबई में आपस में गाड़ी में बैठने के बाद सबके हाथों में फोन और उसके साथ में व्हाट्सएप चलता है, मुंबई में गाड़ी में बैठे कि हम आपके हैं कौन, और जब ताड़ोबा में आते हैं तो मोबाइल बंद हो जाता है, सब लोग आपस में बात करते हैं, तो हम साथ साथ है कि भूमिका वहाँ निर्माण होती है, प्रेम की भूमिका निर्माण होती है, परिवार का प्यार मोहब्बत बढ़ता है। और इसे लोग कहते हैं कि एक बार हवा पानी बदल के आओ, आबू हवा बदल गई तो हमारा मन ये बड़ा खुश आनंदी हो सकता है। और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जब ये बात ध्यान में आई कि हमने प्रगति को, उन्नति को, विकास को आकलन करते समय बहुत बड़ी गलती की कि हम पर कैपिटा इनकम और जीडीपी के आधार पे उस देश का आकलन हमने किया है। मगर 20वीं सदी समाप्त होते होते ये गलती को सुधारने की कोशिश जारी हुई। अब संयुक्त राष्ट्र संघ जीडीपी की बात नहीं करता, अब कहता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करता है कि विश्व में हैप्पीनेस इंडेक्स कौन से देश में ज्यादा है। अभी तो फिनलैंड का नाम आएगा और कोई देश का नाम आएगा। जब हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करता है तो खुशी तो आपको पर्यावरण से ही मिलेगी। मुझे याद है कि एक बार मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उस रिपोर्ट में ये लिखा था कि अगर संतुलन पर्यावरण का बिगड़ जाता है, प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तब आदमी जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। और इसलिए मैंने बताया कि कोई भी परिवार में अगर पति पत्नी पे चिढ़ता है, पत्नी पति पे चिढ़ती है, तो उसका दोष आपस में एक को मत दो, पर्यावरण मंत्री को दो, क्योंकि पर्यावरण बिगड़ने की वजह से घर में ये चिड़चिड़पन बढ़ जाता है। अब हम जिस मिशन के लिए यहां एकत्रित हुए हैं, चुनौती बड़ी है, इसलिए चैलेंज का है। चुनौती तो यह है, मैन इज ए सोशल एनिमल, इससे अब मैन इज ए सेल्फिश एनिमल, यह सफर तेजी से बढ़ रहा है। अब इसको हम जो डेवलपमेंट कहते हैं, यह विकास नहीं। जैसे शरीर की पेशी अगर नियंत्रित रूप से बढ़ती है तो उसे अच्छा स्वास्थ्य कहा जाता है। अगर वही पेशी अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगी तो उसे कैंसर कहा जाता है। अभी हम सब लोग अगर चुनौती है, सामना है, तो हम विकास के कैंसर का सामना कर रहे हैं। और इस डेवलपमेंट के कैंसर में पहली बगी कोई चढ़ रहा है तो जंगल, वन, वसुंधरा की ये सृष्टि, जो सृष्टि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के साथ डायरेक्ट संबंध रखती है। वन है तो जल है, जल है तो कल है, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये वास्तविकता है। और हम सब लोगों ने मिलकर 100 साल में वसुंधरा के पर्यावरण को बिगड़ाने के लिए, उसको बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। अब इस मजबूरी के वातावरण से हमने जो चैलेंज एक्सेप्ट किया है, उस चैलेंज के लिए 3 प्रमुख बातों पे हमें सोचना होगा। पहली बात कि इसकी गंभीरता, पर्यावरण के बारे में लोगों को जानकारी, इस विषय में लोगों को ऊर्जा निर्माण करते हुए मोटिवेट करना, प्रेरणा करना, पेड़ काटने वाले हाथों से पेड़ लगाने वाले हाथों की संख्या बढ़ाना, पेड़ काटने की सोच रखने वाले आदमियों से, मानवों से पेड़ लगाने की सोच रखने वाले समाज को निर्माण करना। इस दृष्टिकोण से हमें इस विषय की गंभीरता हर व्यक्ति तक पहुंचाते हुए
इस लोक आंदोलन में, इस वन सत्याग्रह में, इस वन आंदोलन में हमको सबकी साथ लेनी होगी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद होकर इसमें शामिल होने में शायद पीछे रहने की संभावना है। सही तो यह आवश्यकता है, इसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसी मां के चरणों में वंदन करना कोई कानून थोड़ी बनाना होता है, ये तो हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए, हमारे संस्कार होने चाहिए। मगर कभी कभी कुछ बातों में हमें जबरदस्ती भी करनी होती है। अगर बच्चा दवाई नहीं लेता तो हम क्या करते, जबरदस्ती दवाई देते हैं। उसे कड़वी लगती है तो शहद में डाल के देते हैं। मगर हमें ऐसे लोगों के लिए जो इस पर्यावरण को बदलने के बारे में, अपने मानसिकता को बदलने के लिए तैयार नहीं, तो ऐसे लोगों के लिए कानून की आवश्यकता होगी। अभी हमने भी मैडम एक निर्णय किया है कि जैसे शहर बढ़ रहे, अब ग्रीन सिटी ये तो देश का नारा है, मगर इसको हमें ग्रीन सिटी भी जोड़ना पड़ेगा। हमने स्मार्ट सिटी देखना है, मगर स्मार्ट सिटी विथ स्मार्ट पीपल भी करना होगा। तो सिटी तो स्मार्ट हो जाएगी और पीपल अज्ञानी रहेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। और इसलिए हमने एक निर्णय किया है कि जैसा डीपी डेवलपमेंट प्लान होता है, तो आप जब सजेशन सरकार को देंगे, आपका ये आयुसीएन, तो आपने ये कहना चाहिए कि कोई भी शहर बनते समय डेवलपमेंट प्लान जैसा बनता है वैसा ट्री प्लांटेशन प्लान भी बनना ही चाहिए। कानून में बनवाने की वहां पे आवश्यकता होगी कि हम एक बार आकलन कर दे। जैसे हमने 2018 में मुंबई के बाजू में एक अर्बन पार्क है जिसे संजय गांधी नेशनल पार्क कहते हैं। अब हाइड पार्क हो गया, सेंट्रल पार्क हो गया, उससे भी अच्छा ही है। बाकी देशों में जहां ऐसे पार्क होते हैं उसका महत्व वो अच्छी तरह से जानते हैं, मगर मुंबई में 104 स्क्वायर किलोमीटर में इतने अर्बन पॉपुलेशन में मैं समझता हूं कि विश्व में ये अकेला पार्क है। और इसलिए हमने निर्णय किया, आईआईटी पवई को हमने काम दिया कि एक बार जैसा हम आई की सेवा का आकलन नहीं करते, मां की सेवा का आकलन नहीं करते, वैसे हम आई और वनराई इसके सेवा का आकलन नहीं करते कि इसका मूल्य क्या होगा या अनमोल है। बात तो सीधी है कि मां की सेवा का हम कभी आकलन नहीं करते, वैसे ही आई और वनराई इसकी सेवाओं का हम आकलन नहीं करते। तो मैंने आईआईटी पवई को यह कहा कि आप इसका आकलन करके हमें इसका मूल्यांकन तो कर दो। अब रिपोर्ट बन गया 2020 में, मगर बाद में किसी ने देखा नहीं। मैं वन मंत्री बनने के बाद रिपोर्ट देखा तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि अगणित उपकार हमें इसके माध्यम से वसुंधरा निसर्ग ईश्वर करता है। एक साल में 104 स्क्वायर किलोमीटर का संजय गांधी नेशनल पार्क, एक साल अगर हवा को शुद्ध करने के लिए पर्यावरण विभाग अगर कोई काम करेगा तो हमारा ये संजय गांधी नेशनल पार्क एक साल में 505 करोड़ का 505 करोड़ रुपए का कार्बन स्टॉक करता है। 505 करोड़ का, मुझे आश्चर्य हुआ। 505 करोड़ का कार्बन स्टॉक अगर ये करता है, अगर आर्टिफिशियल ऐसा जंगल में सरकार के पैसों से बनवाने जाऊं, जो तो भगवान ने बनाया, हमारा तो पैसा कुछ भी नहीं लगा, 30 साल में अगर ऐसा मैंने तय किया कि ऐसा पार्क मैं बनाऊं, तो आईआईटी पवई कहती है, उनका रिपोर्ट कहता है कि 11,77,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहां पे तुलसी और विहार ये दो सरोवर है, लेक है, जिसका पानी मुंबई में मलबार हिल से लेके जितने वहां पे बड़े लोग हैं उनके सारे एरिया में वहां का पानी ज्यादा है। तो हमने ये पूछा कि मुंबई कॉर्पोरेशन जो पानी वैतरना से लाती है, जो पानी वहां से कई दूर से लाती है, और हमारा पानी जो लेती है, इसको शुद्ध बनवाने के लिए हमारा जो संजय गांधी नेशनल पार्क है उसकी वजह से कितना पैसा बचता है। तो
660 करोड़ साल का कारपोरेशन का पैसा इसलिए बचता है कि वो सारा जो एरिया है संजय गांधी नेशनल पार्क, वहाँ कुछ भी प्रदूषण नहीं होता। और जो पानी हम वैतरना से लाते हैं, जवाहर से लाते हैं, मनोहर से लाते हैं, वो पानी को शुद्ध करने के लिए अगर उतना ही पानी वहां से लाएंगे तो 660 करोड़ रुपए का खर्च होगा। तो मन में तो यही भावना आती है कि हम इस चैलेंज को स्वीकारते हुए पर्यावरण को बदलने के लिए हमें इस दृष्टिकोण से सुयोग्य चिंतन मंथन करना चाहिए। नहीं तो कभी ऐसा समय आएगा कि कोई इंसान को पिंजरे में रखा जाएगा और बोर्ड लगाया जाएगा कि भगवान ने निर्माण किया हुआ सबसे हिस्त्र अगर प्राणी कोई है तो ये है। ये प्राणी ऐसा है कि शेर अगर पेट भरने के बाद बाजू से हिरन भी जाते रहा तो वो कभी मारेगा नहीं, वो समाधानी होता है। इंसान एक ही है जिसकी भूख कभी समाप्त नहीं होती। बकासुर आकर ये कहेगा कि ये जो हमारी जनरेशन है, रिश्ते में ये हमारी बाप लगती है, क्योंकि मेरा भी पेट भर जाता था मगर इनका पेट भरने से नहीं भरता। ये भाव भी निर्माण होने की संभावना है। और इसी दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि हमें इस मंथन करते समय, चिंतन करते समय, हमारा जो टारगेट है, मुझे 2020 तक का क्या टारगेट था मुझे पता नहीं। आंकड़े पूछे तो मैडम ने मुझे कोई आंकड़ा दिया, वो आंकड़ा अगर सही है तो ये बात पक्की है कि काम अच्छा किया। 100 में से 100 मार्क हमें नहीं मिल सकते, क्योंकि 2020 तक का जो हमारा चैलेंज था उसमें हम अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाए। मैं भारत की बात कर रहा हूं, मुझे विश्व के आंकड़े नहीं पता। अगर ये बात सही है तो हमें अभी 2020 से 2030 का जो चैलेंज है उसमें वैसे ही कोरोना की वजह से 2 साल लेट हुआ है। अभी हमें गति से आगे जाना होगा, स्पीड से ज्यादा आगे जाना होगा। और इसलिए मैंने जैसा कहा वैसे लोकसभा के बारे में मंथन हो, कानून के बारे में चिंतन हो, और इसके लिए टेक्नोलॉजी का भी मदद उपयोग लेना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी का, तंत्र ज्ञान का हम उपयोग करेंगे तो मेरा विश्वास है कि हम विश्व को यह बता सकेंगे कि हम, भारत जो चैलेंज एक्सेप्ट करता है उससे ज्यादा काम कर सकता है। और यह कहते समय ये जिम्मेदारी कोई भारत सरकार की अकेली की नहीं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये मेरे सभी वन विभाग के ईश्वरीय कार्य करने वाले अधिकारी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए हम कहेंगे, महाराष्ट्र के लिए जो भी इस चैलेंज में हिस्सा होगा उससे 1.5 गुना टारगेट हम कंप्लीट करने के लिए जान लगा देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, पूरी शक्ति लगा देंगे। वन विभाग महाराष्ट्र इस विषय में पूरी गंभीरता के साथ काम करेगा। किसी ने 4 लाइन बड़े सुंदर लिखे हैं कि मृत्यु का जब खुला तांडव मनुष्य के सामने आएगा, क्यों नहीं बचाए हमने वृक्ष, यह सोच मानव पछताएगा। तो जैसे हमने IIT पवई का रिपोर्ट बनाया, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा वो रिपोर्ट यहाँ हमारे में से किसी अधिकारी के पास होगा तो वो उन्हें दे दे, क्योंकि IUCN के माध्यम से जब वो इस विषय का चिंतन करेंगे और इस विषय को सजेशन देंगे, इसकी भी बात को वो रख पाएंगे। और वो IIT पवई का है, वो कोई अज्ञानी आदमियों से बनाया हुआ नहीं है। हरिप्रिया करके उस पर्यावरण HOD के माध्यम से अपन ने वो बनाया है, IIT पवई से है। तो मैं ये कहूंगा कि जब कभी भारत सरकार के इस विभाग के सामने इसके बारे में प्रेजेंटेशन होगा तो वो आपने पढ़ने के बाद उसका जो भी कोई निष्कर्ष होगा, उस कंक्लूजन को हमको इस टारगेट के कारण, टारगेट को पूरा करने के लिए हमें इसको जोड़ने की आवश्यकता है। एक बात के बारे में मुझे खुशी है कि आप ये काम चंद्रपुर से कर रहे हो, क्योंकि इसका चिंतन मंथन चंद्रपुर में हो रहा है। इस चंद्रपुर से आप ये करते समय शक्तिदायिनी माता महाकाली के चरणों में मैं यही आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा कि जो लक्ष्य आपने तय किया है वो लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए माँ शक्तिदायिनी माता महाकाली आप सभी को आशीर्वाद दे। आखिरी में इतना ही कहूँगा, मुझे एक कविता बड़ी अच्छी लगती है जो जंगल के साथ, वन के साथ, लकड़ी के साथ जुड़ी है। मुझे पता है कि जंगल से ही जीवन के मंगल तक हम जा सकते हैं। अगर अपने सोच को हमने नहीं बदल दिया तो भगवान अपनी सोच को बदल देगा, ये निश्चित है।
एक तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा, और भगवान ने अगर कुछ सोच बदल दी तो मुझे नहीं लगता कि बाद में कोई तंत्रज्ञान काम में आएगा। कोई कुछ नहीं कर सकता। ये हमने 2 साल में भगवान ने एक बार बता दिया कि इंसान तू बहुत छोटा है। पूरे विश्व को लॉकडाउन कर दिया था, हर आदमी डर रहा था, और भगवान ने कह दिया कि मेरे भाई ये सांस का तू महत्व समझ गए, ये सांस का तू महत्व समझ गए। मुझे लगता है कि बार बार घंटी भगवान नहीं बजाएगा। अच्छी घंटी 2 साल के लिए बनाई है, अब वो घंटी नहीं बजाएगा, डायरेक्ट हमारी ही घंटी बजाएगा। और इसलिए इस विषय को बड़े गंभीरता से हमको देखना है। एक कविता बोलकर मैं अपने इसको समारोप करूंगा कि एक ने बड़ी सुंदर कविता लिखी। उसने कहा कि लकड़ी का हमसे संबंध क्या है, वन का हमसे संबंध क्या है, जंगल का मनुष्य से क्या संबंध है। वो कहता है कि जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, खेल रचाया लकड़ी का, जिसमें तेरा जन्म हुआ पलंग बनाया लकड़ी का, माता तुम्हारी लोरी गाए वो पालना था लकड़ी का, पढ़ने चला जब पाठशाला में लेखन पाटी लकड़ी का, गुरु ने जब जब डर दिखलाया वो डंडा था लकड़ी का, जिसमें तेरा ब्याह रचाया वो मंडप था लकड़ी का, वृद्ध हुआ चल नहीं पाया लिया सहारा लकड़ी का, डोली पालकी और जनाजा सब कुछ है लकड़ी का, जन्म मरण के इस मेले में है सहारा लकड़ी का, उड़ गया पंछी रह गई काया बिस्तर बिछाया लकड़ी का, एक पलक में खाक बनाया खेलता सारा लकड़ी का, खेलता सारा लकड़ी का। मुझे विश्वास है कि हम इस कविता को गंभीरता से देखते हुए हम सब लोग इस चिंतन मंथन से, इस चंद्रपुर से जो भी काम करेंगे उस संकल्प को चंद्रपुर का च लगाएंगे। जो करना है वो करने का ये विषय से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।